नमस्कार। द एजुटेक अवे टू ज्योग्राफी आपके सामने प्रस्तुत करता है पर्यावरण अध्ययन। इसके अंतर्गत मृदा का वर्गीकरण भाग 2। मृदा विज्ञान के विकास में रूसी वैज्ञानिक वीवी डोकुचेव का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हें मृदा विज्ञान का जनक माना जाता है, जबकि मृदा वर्गीकरण का पिता गोए स्मिथ को माना जाता है। विश्व में प्राचीनतम ज्ञात मृदा वर्गीकरण पद्धति का उल्लेख एक प्राचीन चीनी पुस्तक युगोंग में मृदा को 3 श्रेणियों और 9 वर्गों के रंग, बनावट और जलीय गुणों के आधार पर वर्गीकरण मिलता है। पारंपरिक ढंग से मृदा का अध्ययन होता रहा। 16वीं शताब्दी में रूसियों द्वारा व्यक्तिगत सर्वेक्षण शुरू किया गया। एक पुस्तक में मृदा संसाधन का उल्लेख किया गया। इसमें मृदा के गुणों को उत्पादन, मुख्य रूप से छोटी विशेषता जैसे बलुई, चिकनी, पथरीली, मोटे दोमट आदि को व्यक्त किया गया था। आगे 19वीं शताब्दी में मृदा वर्गीकरण अधिक व्यवस्थित हो गया और आंकड़ों का प्रकाशन शुरू हुआ। मटेरियल्स इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ रशिया, जिसमें लोकल मृदाओं को नाम सहित सूचीबद्ध किया गया, जिसका प्रयोग मृदा मानचित्र बनाने में किया गया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप, अमेरिका में कृषि विज्ञान का विकास हो रहा था। रूसी मृदा वैज्ञानिक कांस्टेंटिन दिमिच ग्लिंका ने सर्वप्रथम विश्व मृदा मानचित्र प्रकाशित कराया। मिट्टी का प्रथम वर्गीकरण मृदा उत्पत्ति के सिद्धांत एवं मृदा भूगोल पर आधारित था, जबकि मृदा का नामकरण स्थानीय वर्गीकरण और मातृभाषा से लिया गया था। ऐतिहासिक कारणों से प्रत्येक मृदा विज्ञान के स्कूलों में अपने खुद के वर्गीकरण हैं। इससे बहुत अधिक वर्गीकरण हो जाने से एक जटिल समस्या बन गई। भविष्य में कुछ शोधकर्ता अमेरिकी मृदा वर्गीकरण को विश्व मृदा वर्गीकरण के रूप में प्रस्तावित करते हैं, तो कुछ संभावना व्यक्त करते हैं कि मृदा वर्गीकरण का नेतृत्व FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, जिसे बाद में WRB, वर्ल्ड बेस और रेफरेंस, तो ये है कि जो विश्व संदर्भ आधार बनाकर किया जाए, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में एक समानता आ जाए। इसलिए वर्गीकरण की जगह ले। फिर भी राष्ट्रीय समस्या समन्वित होने के बजाय अपने वर्गीकरण में ही सुधार किए गए। यानी फिर ये सब होने के बावजूद भी क्या हुआ, सभी देश उसी के अनुसार अपने अपने वर्गीकरण में ही संशोधन किए, न कि उसे अपनाया। इस दौर में अनेकों नए वर्गीकरण प्रस्तुत हुए, जैसे न्यूजीलैंड में हिवेट 1992 में, चीन में गोंगजियोंग 1994, ऑस्ट्रेलिया में एस्पेल 1996, रशिया में सिसो 1997, फ्रांस में AFS, ब्राज़ील में इम्ब्राम्पा 1999 में। तो इस तरीके से अलग अलग देशों में अपने अपने वर्गीकरण हैं। प्राचीन ग्रीक विद्वानों ने मृदा वर्गीकरण के आधार पर कई प्रकार के वर्गीकरण बनाए। इसमें भी विभिन्न ज़रूरतों के आधार पर विद्वानों द्वारा अभियांत्रिकी, जिसमें USCS, यूनिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन यूनाइटेड, AAS, THO, आस्थो, ISSC, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से प्रकाशित वर्गीकरण किया गया था। प्राकृतिक त्रिकोणात्मक वर्गीकरण, जो उसमें प्राकृतिक में आता है त्रिकोणात्मक वर्गीकरण, जेनेरिक में USDA, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है ये किसका, कृषि का, US है, फिर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, WRB, वर्ल्ड रेफरेंस बेस, ओसा ये एक्चुअली सुरक्षा और उस पर आधारित है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। मातृभाषा में क्षेत्रीय वर्गीकरण, रंगों के आधार पर, उर्वरता के आधार पर, जैसे अनेकों प्रकार के वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए। प्राचीन काल में मृदा का वर्गीकरण की दिशा में मृदा का श्रेणीबद्ध उसकी उपयोगिता, जैसे कि पौधे की उत्पन्न होने के आधार पर की गई। भूगर्भ विज्ञान की उत्पत्ति एवं विकास के साथ ही मृदा के बारे में अध्ययन के द्वारा सोचा गया पक्षय, यानी जैसे जैसे जो मृदा विज्ञान का विकास हुआ तो वो पक्षय को महत्व दिया गया, यानी जो भी मृदा का विकास होता है वो अपक्षय के आधार पर होता है, इन्हें सोचा गया। यानी विकास, मृदा विज्ञान की उत्पत्ति एवं विकास के साथ ही मृदा के बारे में अपक्षय के द्वारा सोचा गया, यानी अपक्षय को ही सब कुछ माना गया। और वर्गीकरण मृदा के नीचे स्थित चट्टान के आधार पर किया गया, यानी जो उत्पत्ति मानी गई चट्टान के अपक्षय से, और चट्टान किससे बनी है, नीचे स्थित मृदा किससे बनी है, नीचे स्थित चट्टानों से।
मृदा के प्राकृतिक स्वरूप को स्वीकार किया गया, किंतु चट्टान की स्वतंत्रता 19वीं शताब्दी के बाद ही आया। मतलब कि जो मृदा का विकास हुआ उसका प्राकृतिक स्वरूप को स्वीकार तो किया गया धीरे धीरे बाद में, लेकिन उससे मृदा की जो आधार चट्टान थी उसको महत्वहीन या कम महत्व 19वीं शताब्दी में ही आया और धीरे धीरे मृदा अनुवांशिकी की ओर और उसकी विशेषता के आधार पर वर्गीकरण पद्धति का विकास हुआ। अनुवांशिकी मतलब जेनेटिक उत्पत्ति के आधार पर शुरू हुआ कि उसका उत्पत्ति एक जेनेरिक प्रक्रिया है, लगातार बनती है, ऐसा नहीं है कि वो ये चट्टान से ही मिलकर बनी है। प्राचीन प्रयासों में सबसे पहले प्राचीन चीन में प्राप्त हुए, यानी मृदा वर्गीकरण का जो प्रयास किया गया सबसे पहले चीन में प्राप्त हुआ, जहाँ पर मृदा को 9 वर्ग और उसके उपवर्गों में बांटा गया था। यह मृदा वर्गीकरण के बजाय भूमि का वर्गीकरण अधिक था। मृदा और भूमि में डिफरेंस है, यानी लैंड एरिया की बात कर रहा है और सॉइल जो बात होती है कि इस क्षेत्र की बात, यहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी नहीं बल्कि इस तरीके की संरचना वाला आधारभूत है, तो ये है इसके वर्गीकरण का आधार। किंतु वहाँ पर ये माना गया कि ये मृदा का वर्गीकरण है, उसकी विशेषता मृदा के आधार पर की गई थी। तो वर्गीकरण अधिक था। बड़े वर्गों का नाम मृदा के नाम पर, यानी जो बड़ा वर्ग बनाया गया था उस क्षेत्र के लिए, तो उसका नाम मृदा के वर्ग पर, मृदा के नाम पर बनाया गया। जैसे पीली और मुलायम, लाल और ढीली, गहरी नीली और कीचड़ युक्त था। इस तरीके से पहला प्रयास चीन में जानकार ज्ञात हुआ था। रोम में 2000 ईसा पूर्व में ऐसा प्रयास मिलता है। ग्रीक आंशिक रूप से मृदा को पौधे के विकास का माध्यम मानते थे, यानी उनका मानना है कि पौधे का विकास मृदा में ही संभव होता है। तो वृद्धि पर प्रसिद्ध पुस्तक, यानी ये वृद्धि क्या है, विकास किसका, पौधों का विकास, उस पर प्रसिद्ध पुस्तक एक थी, उसका मेंशन नहीं है, में मृदा की श्रेणियाँ प्राप्त होती हैं, जिसमें श्रेष्ठ से खराब, यानी उत्पादकता के आधार पर या बनावट के आधार पर जो भी रहा हो, इनमें पौधे के विकास को ही आधार लिया गया। तो वो श्रेष्ठ से खराब, धनी एवं सूखी, यानी धनी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर घने घने पौधे हो, सूखे, अच्छी जलयुक्त और सूखी, सूखी और मुलायम, लीन, ये एक प्रकार की मृदा है जैसे पीठ की तरह से मिलती जुलती। यह मिट्टी यह मुख्य रूप से पौधे के संदर्भ में था, यह जो भी था पौधे के संदर्भ में ही सारा कुछ यहाँ पर व्यक्त किया गया था ग्रीक में। भूगर्भ विज्ञान के जन्म और विकास ने 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों और 19वीं शताब्दी में मृदा अध्ययन को नया दृष्टिकोण प्रदान करता है, यानी इसका विकास आगे चलता रहा। भूगर्भ या भू सतह भू अध्ययन, तो 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक जब आता है और 19वीं शताब्दी प्रारंभ होती है, उस समय नया दृष्टिकोण प्रदान किया जिसमें वर्गीकरण के लिए सिद्धांत विकास हुआ, यानी अब सिद्धांत के आधार पर वर्गीकरण शुरू हुआ फिर से। इसमें प्रमुख क्षेत्रीय तरीका, जिसमें जो मुख्य था एक क्षेत्रीय तरीका था, जिसके अंतर्गत मृदा को भौगोलिक पदार्थों के रूप में मान्यता दी गई, यानी ये एक भौगोलिक पदार्थ है और इसे स्वीकार किया गया। दूसरा, भूगर्भ विज्ञान में मृदा उत्पत्ति का प्रारंभिक सिद्धांत दिया। भूगर्भ जो अध्ययन था उसने मृदा का प्रारंभिक सिद्धांत, जिसके द्वारा मृदा का निर्माण अपक्षय एक ही स्थान पर या अपक्षयित अवसादों का परिवहन होने से अन्यत्र होता है, यानी जो पहले था अक्षय का सिद्धांत वजह से, लेकिन यहाँ से हम क्रमिक देखते हैं कि क्रमिक रूप से कैसे कैसे मृदा का विकास होता है। तो पहले चीन में हुआ वर्गीकरण से सामान्य, फिर रोम में प्रयास किया गया, रोमन एम्पायर में, फिर उसके बाद भूगर्भ का विकास होता है, भूगर्भ भू सतह का अध्ययन का। उसने दो चीज़ें दी कि क्षेत्रीय तरीका, जिसके अंतर्गत क्षेत्र भौगोलिक रूप में मान्यता दी गई, और दूसरा इसका उत्पत्ति कि मृदा का जो विकास होता है वह भूगर्भ विज्ञान के आधार पर अपक्षय और ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा अवसादित पदार्थों के द्वारा होता है। भूगर्भ आधारित वर्गीकरण पर अनेक पद्धतियाँ विकसित हुई। अब भूगर्भ आधारित जो है, जिसमें भूगर्भ को आधार माना गया कि नीचे की जो सतह है, नीचे की जो चट्टानें हैं, उससे यह वर्धित होकर मृदा का निर्माण होता है। तो इस आधार पर फॉयल द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण जो विभिन्न फसलों के लिए मृदा की आवश्यकता उपयुक्तता पर आधारित है, यानी मृदा उपयुक्त है कि नहीं, इस पर जो क्षेत्र है वो मृदा होगी या नहीं, इसके बारे में फॉयल द्वारा बताया गया। जो विभिन्न फसलों की मृदा वर्ग बताते हैं, यानी जो विभिन्न फसल थे उसके मृदा वर्ग को ही माना गया, यानी जैसे कोई फसल यहाँ पर अच्छी हो रही है तो उसे ही मृदा वर्ग मान लिया गया। और फिर मृदा की उत्पादकता द्वारा उपवर्ग, यानी उसमें कितनी अधिक उत्पादक होता है कम होता है, इसके द्वारा मृदा का फिर उपवर्ग भी बनाया गया। जैसे गेहूं की मृदा, अब गेहूं की मृदा यानी गेहूं पैदावार वाला क्षेत्र जो है उसकी मिट्टी कैसी है उससे नहीं मतलब है कि क्या है कैसे है, लेकिन ये मृदा गेहूं की मृदा है। इसी तरह जौ की मृदा है, ओट्स की मृदा है और राई की मृदा है। इस तरीके से उन्होंने वर्गीकरण 4 वर्ग किया। इसके बाद उसका उप विभाग बनाया कि उत्पादन कैसे होता है, कितना होता है, इसके आधार पर उत्पादकता, यानी उच्च उत्पादकता हुई, मध्यम उत्पादकता हुई और निम्न उत्पादकता, इस तरीके से इनका वर्गीकरण प्रस्तुत हुआ। फिर दूसरा प्रयास अगर इस दिशा में देखें तो भूगर्भ आधारित वर्गीकरण अमेरिका में भी हुए, जो अल्बानी काउंटी, उनके एक एरिया काउंटी है, पर आधारित था। यह एटोन और बेक द्वारा तैयार किया गया था। इन्होंने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मतलब है भूमि का सर्वेक्षण किया, लेकिन इनका मुख्य आधार क्या विकास था, कृषि का विकास कितना कैसे हो सकता है, इसके आधार पर इन्होंने सर्वेक्षण किया था। और उस पूरे काउंटी की मृदा का नाम ही एलुवियल फॉर्मेशन रखा उन्होंने। उस काउंटी था अल्बनी काउंटी उसमें जितनी भी मृदा पाई गई सभी को एलुवियल मृदा यानी जलोढ़ मृदा के अंतर्गत ही रख दिया। फिर उसे दो वर्गों में अलग अलग किया, यानी पहला जो पूरा नाम दिया कि हाँ ये एलुवियल सॉइल है, उसके बाद उसे दो वर्गों में बांट दिया। दो वर्ग, एक अवसादी पदार्थ और परिवहित पदार्थ। यानी अवसादित पदार्थ है तो मतलब हुआ कि अवसाद वहीं पर गिरे, और दूसरा कि एक जगह ले जाके दूसरी जगह इकट्ठा हुए। तो इस तरीके से उन्होंने दो वर्ग किए। इसमें फिर आगे पुनः इसके उनका वर्ग करते हैं, यानी दोनों को फिर से अलग अलग बांटते हैं। सेडिमेंट्री यानी अवसादित पदार्थ कैसा होता है, घना है, इसमें 5 भाग किए। इसके अंतर्गत इन्होंने अवसादी वाले भाग को 5 वर्गों में फिर से बांटा। जैसे ग्रेनुलर, ग्रेवेली यानी बड़ा पत्थर वाला, फिर छोटे पत्थर वाला मृदा, हार्ड पेन चट्टान जैसे एक परत पूरी और मृदा, फिर उच्च भूमि लोम ऊंचे स्थान पर स्थित लोम प्रकार की मृदा, उच्च भूमि क्ले, निम्न भूमि लोम, 5 भागों में बांटते हैं। यानी उच्च भूमि में क्ले भी मिलेगी, उच्च भूमि में लोम भी मिलेगी, नीचे वाले में भाग में जो नीचे आ जाएगी वहाँ पर लोम पाई गई। तो इसमें इन्होंने 5 वर्गीकरण किया। जबकि परिवहित पदार्थ जो बह कर आकर इकट्ठा हो रहा है वो कम घना है तो माना इन्होंने, और उसका वर्गीकरण 4 भागों में किया। इन्होंने फिर से 4 भागों में बांट दिया, ग्रेनुलर, हार्ड पेन, लोम और क्ले। एटोन और बेक के वर्गीकरण में 2 श्रेणियाँ उपयोग में की गई, उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी में फिर 9 वर्ग हैं। तो इस तरीके से वही जो उनका वर्गीकरण हुआ, तो क्या हुआ, एलुवियल सॉइल को इन्होंने 2 भागों में बांटा, एक उच्च श्रेणी और एक निम्न श्रेणी। उच्च श्रेणी में के अंतर्गत आते हैं अवसादित और परिवहित, और उप श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं उसके सब वर्ग जो उसको अवसादित को भी बांटे थे और परिवहित को भी उन्होंने बांटा था इस तरीके से। फिर 1862 में फालो द्वारा सैक्सनी में भूगर्भ आधारित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। फालो वैज्ञानिक और सैक्सनी जगह का नाम, वहाँ पर इन्होंने सर्वेक्षण किया और उसके आधार पर वर्गीकरण अपना प्रस्तुत किया। इन्होंने एडहॉक पद्धति यानी एक क्रम बनाया, ये हमेशा के लिए नहीं है, बाद में बदल सकती है। तो उन्होंने सिर्फ एक कंकाल संरचना दी, हेडिंग संरचना दी, उसकी व्याख्या उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया था, इसलिए पद्धति बनाई। इसमें 2 श्रेणियाँ, उच्च श्रेणियाँ में 2 निम्न श्रेणी और 25 वर्ग बनाए। इन्होंने क्या किया, पूरी मृदा को 2 भागों में बांटा, उस 2 भागों के बाद 2 निम्न श्रेणी बनाई, यानी कुल मिला के 4 स्टैंडर्ड बनाए। फिर उसको 25 वर्ग बनाए, यानी 25 वर्ग का मतलब 25 प्रकार की उप विभाग के 2 बड़े वर्ग में रेजिडुअल, जिससे पुनः ग्रेनाइट और चूना बलुआ पत्थर आदि में बांटा गया, यानी ये उसके उप वर्ग है। दूसरा अवसादित मृदा, जिसमें ग्रेवेली मृदा, मार्ले, लोम आदि उनके वर्गीकरण किए। उच्च श्रेणी या रिगोलित संग्रहण के तरीकों के सेट है, यानी उच्च जो श्रेणी है उसमें जो पदार्थ इकट्ठे हुए उनका एक समूह है, जबकि निचली श्रेणियाँ मृदा के नीचे स्थित चट्टानों पर आधारित है। जबकि देखिए 2 तरीके हैं, एक अपराजित होकर जब चट्टानें इकट्ठा हो रही हैं वो, और दूसरा ये है कि उसके जो जहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं उसका बेस कैसा है। इन दोनों को इस तरीके से इन्होंने विभाजित किया था। एटोन और बेक में 2 श्रेणियाँ उपयोग में ली गई और 2 में निम्न 9 श्रेणियाँ हैं। निम्न श्रेणी जो इन्होंने बताया कि वो 9 वर्ग हैं। 9 वर्ग के अंतर्गत फिर इन्होंने पूरा फालो के द्वारा में क्या किया, 2 उच्च श्रेणी बनाया, 2 निम्न श्रेणी, फिर 25 वर्ग बनाया था इन्होंने। इसके संग्रहण का जो तरीका था कि कोई पत्थर कैसे आकर यहाँ पर इकट्ठा हुआ, बह कर आया, उठा कर आया, मिट्टी द्वारा, जल द्वारा, किस तरीके से आया, इस पर आधारित था। दूसरा इसका जो भाग था वो कैसे था, उसके नीचे पाई जाने वाली, मिट्टी के नीचे पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर था। रेगोलिथ आंशिक रूप से अपने भौतिक रासायनिक प्रकृति के आधारित है, यानी जो इसमें जो पत्थर और चट्टानें आई हैं उनका जो स्वरूप है भौतिक रासायनिक प्रकृति पर आधारित है, ये इन्होंने माना था। इसलिए इसे बहुत स्पष्ट वर्गीकरण नहीं लेकिन फिर भी माना जाता है। नोविस के अनुसार यह वर्गीकरण एक नवीन सिद्धांत है। उन्होंने बताया कि नोविस एक विद्वान थे जिन्होंने बताया कि जो फालो के द्वारा प्रस्तुत किया गया वर्गीकरण है यह एक सिद्धांत है। अब इससे मृदा की उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं है, यानी फिर मृदा की तो 25 भागों में बांट दिया तो कैसे है, उसमें क्या उपयोग किया जा सकता है, इसे फिर आगे छोटे वर्गों में नहीं बांटा जाना चाहिए, इन्होंने ये कहा। फिर हिलगार्ड महोदय का आता है, हिलगार्ड ने भूगर्भ आधारित वर्गीकरण जो किया 2 भागों। अब यहाँ पर उन्होंने जो वर्गीकरण किया भूगर्भ आधारित है, लेकिन इन्होंने भूगर्भ आधारित वर्गीकरण को ही 2 भाग कर दिए, यानी भूगर्भ और फिर उसके बाद जेनेरिक वर्गीकरण की ओर हमें बढ़ना चाहिए, ऐसा इनका मानता था। तो मृदा बेल्ट जो समूह की भू संरचना, भू विज्ञान और मूल वनस्पति पर आधारित है, इसके उदाहरण हैं। यानी पहला समूह इन्होंने बनाया मृदा बेल्ट, क्या हुआ कि जो भू सतह की भू संरचना यानी कैसी उसकी संरचना है, उस पर भू विन्यास कैसा है और वहाँ पर मूल वनस्पति कौन है, इस पर आधारित किया इन्होंने। और इसके उदाहरण के रूप में बलुआ, ओक, समतल के पहाड़ी, यानी ओक जहाँ पाया जाता है वहाँ पर वनस्पति, तो समतल है, पहाड़ी भूरा लोम है,
फिर पठार समतल यानी पठारी भूमि है, समतल है, जंगली है और सफ़ेद चूना प्रेरी जो मैदान है सफ़ेद चूने वाला युक्त प्रेरी का। और जो मिसिसिपी के उत्तर है यानी मिसिसिपी जो अमेरिका का स्टेट है उसके उत्तरी भाग है, उसमें ये पाई जाती है पहला जो मृदा बेल्ट है उसको। दूसरा भाग हिलगार्ड द्वारा कैलिफोर्निया में किए गए कठिन सर्वेक्षण के बाद आता है। इन्होंने दूसरा भाग जब इसका रखा इसका मृदा वर्गीकरण का, इसका वर्गीकरण था और इस पर भूवैज्ञानिक वर्गीकरण भूगर्भ वर्गीकरण को दूसरा भाग इन्होंने जो रखा वो कैलिफोर्निया के अध्ययन पर आधारित है। उन्होंने निष्कर्ष दिया कि मृदा निर्माण में जलवायु महत्वपूर्ण है। अब इन सभी लोग क्या सोच रहे थे कि चट्टान ही मेन है और उसमें जलवायु और दूसरे तत्वों का कोई योगदान नहीं, लेकिन हिलगार्ड ने पहली बार कहा कि जलवायु भी महत्वपूर्ण है और दिखाया कि शुष्क भागों में कार्बोनेट का संग्रहण होता है। उन्होंने बताया कि जो शुष्क भाग है वहाँ पर कार्बोनेट अधिक पाया जाता है। इस तरीके से उन्होंने मृदा विशेषता को भूगर्भ से अलग कर दिया, यानी जो मिट्टी की विशेषता है वो भूगर्भ यानी चट्टान मूल चट्टान पर आधारित नहीं है, किंतु जोर दिया कि मृदा वर्गीकरण, आगे उन्होंने बताया कि मृदा का जो वर्गीकरण है कुछ स्थानीय आधार पर भी श्रेष्ठ हो सकता है, यानी स्थानीय आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है जिसमें उसकी खुद की विशेषता होगी। फिर अमेरिकी संघ यानी यूनाइटेड स्टेट के द्वारा संचालित मृदा सर्वेक्षण के फलस्वरूप, यानी अमेरिका के द्वारा खुद का संचालन पूरे देश में किया गया, उसके फलस्वरूप अमेरिकी कमेटी बनाई गई। उसने भूगर्भ आधारित वर्गीकरण की रूपरेखा प्रस्तावित की गई, उसमें भी भूगर्भ आधारित वर्गीकरण को मान्यता दी गई, जिसमें मृदा को 5 श्रेणियों में रखा गया। तो उन्होंने जो पहला वर्गीकरण स्टेट पूरे देश के लेवल पर किया गया उसमें 5 श्रेणियाँ रखा गया, जिसमें फिर वर्षण और आर्द्रता मृदा क्षेत्र यानी जहाँ वर्षा और आर्द्रता युक्त होती है मृदा क्षेत्र। दूसरा गतिशील कारक मृदा क्षेत्र, जहाँ पर गतिशील कारक जैसे जल बहता हुआ जल, हिमानी आदि। उप क्षेत्र लिथोलॉजी मृदा समूह, उप क्षेत्रीय लिथोलॉजी यानी जो मृदा की संरचना है उसके आधार पर होते हैं स्थलीय संरचना। चौथा विशेषता है विशेष विशेषता के द्वारा और दशाएं, यानी जो विशेषता है स्पेशल है अन्य से और उसमें उसकी दशा अलग है, उस तरीके की मृदा। श्रृंखला का 5वां विन्यास वर्ग यानी श्रृंखला आया है मृदा श्रृंखला, ठीक है। और फिर 5वां जो है विन्यास मृदा वर्ग है, यानी विन्यास मतलब मृदा का कैसे कैसे विन्यास हुआ है, कहाँ कहाँ पाई जाती है और कौन सी श्रेणी की मृदा है, ये श्रृंखला बताती है। इस तरीके से उन्होंने बताया प्रथम 3 श्रेणियों को अर्धशुष्क शुष्क मृदा कहते हैं, यानी प्रथम 3 श्रेणी जो इन्होंने बताया वो कहाँ की है, अर्धशुष्क और शुष्क मृदा के अंतर्गत आती है, ऐसे क्षेत्रों से मिलती है। गतिशील कारकों में कुछ जैसे अपक्षय और विनिक्षेपण समूह है, यानी अभी भी क्या है वही पुरानी चीज़ें, अपक्षय और विनिक्षेपण यानी अवसादित परिवहित दोनों चीज़ें हैं। चट्टान के समूह का प्रयोग फिर तीसरी श्रेणी में के अंतर के लिए किया गया, किसका, अपक्षय और निक्षेपण समूह का। तो चट्टानों के समूह का प्रयोग तीसरे वर्ग के अंतर में किया गया। ऊपर की श्रेणियों में वर्ग को जलवायु के आधार पर पहचानना भूगर्भ से अलगाव दिखाता है, यानी इसके आधार पर इन्होंने पहचाना वर्ग ऊपर की जो श्रेणी है वो जलवायु से संबंधित हैं। जैसे इन्होंने क्या बताया था कि आर्द्रता है, वर्षा है, फिर गतिशील कारक है, गतिशील कारक अपक्षय पर्दन इससे हुआ, फिर गतिशील लिथोलॉजी यानी संरचना पर प्रभाव किसका है, इसी इन्हीं सबका है, ठीक है, यानी जल है कैसा है, बहाव है। इस कमेटी में 2 तत्वों पर बहस की गई, मुख्य रूप से एक ऊपरी श्रेणी में अधिक वर्ग हो सकते हैं, यानी ऊपरी श्रेणी जो उन्होंने 5 वर्ग के उसके सब डिवीज़न की बात कह रहे हैं, उसमें हम और अधिक सब डिवीज़न कर सकते हैं। हल्के रंग की जंगली मृदा काली गहरी से उच्च स्तर की भिन्नता हो सके, इसे काफ़ी द्वारा सुझाया गया था, यानी काफ़ी वैज्ञानिक थे कृषि ये मृदा वैज्ञानिक, उन्होंने बताया कि जो इसमें जो वर्ग हैं वो और अधिक किए जा सकते हैं। इसमें हल्के रंग की जंगली मृदा यानी जंगल की पाई जाने वाली हल्के रंग की मृदा, एक गाढ़ी मृदा काले रंग की मिलती है, तो इन दोनों में अंतर किया जा सकता है और किंतु इसे मान्यता नहीं दी गई कमेटी के द्वारा। दूसरा सीएफ मार्बल ने मार्बल आगे इन्हीं का वर्गीकरण पहली बार वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया था। इस प्रपोजल में भूगर्भ को पर्याप्त ध्यान नहीं, इन्होंने कहा कि भूगर्भ को जो महत्व देना चाहिए उन्होंने यहाँ पर नहीं दिया है। नेक्स्ट है दावी ने ध्यान दिलाया कि मृदा का निर्माण चट्टानों का अपक्षय और जैविक पदार्थों के अपघटन का संयुक्त परिणाम है, यानी जो मृदा का निर्माण होता है वो उनका अपक्षय होता है, फिर जैविक पदार्थों का अपघटन होता है, दोनों से मिश्रित पदार्थों के द्वारा ही मृदा का निर्माण होता है। हिलगार्ड ने पहले ही इस पर ध्यान दिया था कि मूल वनस्पति पर जोर दिया था, उन्होंने पहले मूल वनस्पति जैसी होगी वैसे मृदा की संरचना में पाई जाएगी। फिर सालेर ने आगे बताया कि मृदा निर्माण में केवल अपक्षयित पदार्थ पर्याप्त नहीं है, जैविक जीवन का योगदान भी जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए ट्रेंड चेंज हो गया, पहले से पत्थर को माना गया कि जो जिस पर मिट्टी बन रही है वही महत्वपूर्ण है, फिर उस पर अपक्षय को महत्व दिया गया, फिर धीरे धीरे जलवायु को शामिल किया गया, फिर जलवायु के बाद अब वनस्पति को भी इसमें शामिल किया जाने लगा। फिर प्रारंभिक मृदा वैज्ञानिक वर्गीकरण, अभी तक क्या था भूगर्भ आधारित था, लेकिन अब मृदा साइंस के आधार पर, मृदा विज्ञान के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत
किए जाने का प्रयास किया गया। इसमें प्रारंभिक प्रयास जो किया गया और प्रचलित सिद्धांत जो कि मृदा को मेंटल के ऊपरी सतह पर बिखरे अपघटित चट्टानों के रूप में स्वीकारता था। तो इसमें क्या है कि मेंटल के ऊपर, यानी अगर हम बात करें भू रचना की, तो पृष्ठ की बात है, उसके ऊपर फैले हुए अपघटित जो है पदार्थ है, उसी को ये मृदा मानता है। उसमें मृदा वैज्ञानिक पद्धति अवरोधक बनती है, और लेकिन अब क्या है, मृदा वैज्ञानिक पद्धति आने से उसमें अवरोध उत्पन्न होता है। और प्रथम इसमें क्या बताती है कि मृदा की पहचान अब जैविक प्राकृतिक अवयव के रूप में अस्तित्व में आती है। अभी तक भूगोल के आधार पर ही तत्व स्वीकार किया गया, भूगोल का तत्व तो है ही, साथ ही अब इसे जैविक रूप में भी स्वीकार किया जाने लगा। किंतु चट्टानों के समकक्ष ही, यानी ऐसा नहीं है कि ये चट्टानों से पूरी तरीके से अलग है, सिर्फ जैविक ही है, नहीं है, दोनों के समकक्ष, दोनों ही रूप समान में काम होते हैं, तभी मृदा का निर्माण होता है। यह अवरोध रूस के डोकुचेव द्वारा बनाया गया था, यानी रूस में ही डोकुचेव मृदा विज्ञान का जनक है, तो पूरे विश्व में उसी ने, उनको ही द्वारा यह प्रस्तुत शुरुआत में किया गया, विकास हुआ। मृदा का यह उपागम अभी रूस के बाहर नहीं फैला था, यानी मृदा को देखने का यह दृष्टिकोण बाहर अभी रूस में ही विकसित हो रहा था, इस कांग्रेस नहीं फैला था, जब तक कि 7वीं अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भिक कांग्रेस यानी जो मृदा का अध्ययन था भूगर्भ पर आधारित था, तो जियोलॉजिकल जो कांग्रेस हुई 7वीं, वहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित की गई थी ये कांग्रेस 1897 में। तब वहाँ पर क्या हुआ कि सर्बिस्टेव ने क्या किया, पहली बार उन्होंने कुछ प्रस्तुत किया। सर्बिस्टेव ये थे वहाँ के रसिया के थे, जिन्होंने मृदा का वर्गीकरण एवं नया सिद्धांत प्रस्तुत किया इसी में सम्मेलन में। तब जाके लोगों का ध्यान इस ओर पहुंचा कि रसिया में कुछ अलग हो रहा है। इसकी रिपोर्ट फ्रांसीसी भाषा में छपी, यानी जो रिपोर्ट इस बनाई गई पूरे सम्मेलन की इसका जो रिपोर्ट बना वो फ्रांसीसी भाषा में हुआ और अनुवादित अंग्रेजी में भी हुई, जो अमेरिका में भी पहुंची। इस तरीके से ये हुआ कि फ्रांसीसी भाषा में हुआ अनुवाद, फिर अंग्रेजी में भी हुआ, और अलग अलग देशों में धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ। इस रिपोर्ट ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, अपनी ओर आकर्षित किया इस मामले में कि यहाँ पर वर्गीकरण और नया सिद्धांत दिया गया था। इस नव उपागम का प्रदर्शन, यानी नव उपागम आ गया, कौन सा था, भू आधारित जो अध्ययन था उसकी जगह आता मृदा आधारित अध्ययन शुरू हो गया है। 15 वर्ष पश्चात दिखाई देता है अंतर्राष्ट्रीय प्रथम मृदा विज्ञान कांग्रेस पर, यानी अब क्या हुआ, भूगर्भ आधारित 7वां चला था, और अंतर्राष्ट्रीय प्रथम मृदा सॉइल साइंस का कन्वेंशन होता है 1927 में। तो 1927 में ये जो सम्मेलन होता है, इसमें डोकुचेव के योगदान को महत्व दिया गया। उन्होंने पूरे सम्मेलन में डोकुचेव के योगदान मृदा विज्ञान के विकास में जो है उस पर महत्व दिया गया। और मृदा एक स्वतंत्र प्राकृतिक पदार्थ है जो चट्टान की ऊपरी सतह पर गलती से भी नहीं हो सकती। इस पंक्ति, यानी उन्होंने कहा कि सिर्फ चट्टान की ऊपरी सतह पर ही जो होगी फैली हुई चीज़ें वो मृदा नहीं हो सकती, बल्कि उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है, मृदा की एक विशेषता है। यह कथन डोकुचेव के सम्मान में कहा गया। इस पंक्ति को स्वीकृति देकर उन्हें याद किया गया और सम्मानित किया गया डोकुचेव को 1927 में। आगे डोकुचेव ने जोरदार तरीके से इस बात को कहा कि मृदा स्थानीय जलवायु, पौधों और जानवरों, मूल चट्टानों, स्थल रूप और भूदृश्य की अवस्था का अत्यंत जटिल अंतर संबंध की उपज होती है। अर्थात ये सिर्फ एक साधारण से नहीं कि अपक्षय अपर्दन हो गया, जम गया, ये से बन गया या पौधे मिल गए, ऐसा कुछ नहीं। उसकी एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें क्या है कि स्थानीय मृदा हो, जलवायु है, पौधे हैं, जानवर हैं, मूल चट्टान है, और भूदृश्य कैसा है, फिर उनकी अवस्था कहाँ पर है, ऊपर है, नीचे है, धरातल पर है, समतल है, इस तरीके से उनके आंतरिक जो जटिल संबंध है उसके बाद ही मृदा का निर्माण संभव हो पाता है। इस मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन प्राकृतिक वस्तु है, यानी यह ऐसा नहीं है कि किसी एक ही चीज़ का है, भू चट्टान के अंदर नहीं है, प्रकृति का अध्ययन है पूरी तरीके से, जिसमें हम मृदा की संरचना पढ़ पाते हैं। इसकी डेकुचेव ने हमेशा आगे रखा, इस चीज़ को डेकुचेव हमेशा ही प्रमुख स्थान देते रहे। फिर 1879 की शुरुआत में चरनोजम संबंधी डेकुचेव का लेख प्रकाशित हुआ, यानी 1879 में डेकुचेव ने चरनोजम मिट्टी, रूस में जो पाई गई उसकी काली मिट्टी, उस पर इन्होंने लेख प्रकाशित किया। उसके पूर्व ही उनके द्वारा वर्गीकरण की प्रारंभिक रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी मृदा वर्गीकरण की, जिसमें इसमें है डेकुचेव का वर्गीकरण। डेकुचेव के वर्गीकरण में 2 श्रेणियाँ हैं, मुख्य रूप से 2 श्रेणियाँ। उच्च श्रेणी में 2 सामान्य वर्ग, सामान्य मृदा और असामान्य मृदा, यानी 2 चीज़ है, श्रेणी में 2 हैं, 2 वर्ग हैं, सामान्य मृदा और असामान्य मृदा। पुनः सामान्य मृदा वर्ग में सूखे भूमि वनस्पति की मृदा, यानी सूखी भूमि की वनस्पति जो मिलती है उससे बनने वाली मृदा, सूखी भूमि दलदली मृदा, सूखी भूमि जहाँ पर भी दलदली हो जाता है कभी कभी वहाँ की मृदा। जबकि असामान्य मृदा में रिवास्द मृदा, यानी वहाँ से बह कर जाने वाली मृदा फिर आके जो जमती है वहाँ पर वो मृदा, और डेट्राइल यानी सतह पर आकर फिर से अपघटित होने वाली, धीरे धीरे बनने वाली, ठीक। डेट्राइल मृदा सामान्य वर्ग में के सूखी वनस्पति मृदा को ग्रेनाइट
जिसमें इसमें क्या कौन सी मृदा आती है जो सूखी वर्ग की मृदा थी पहली जो सामान्य वर्ग के अंतर्गत, उनमें तीसरा स्तर आता है कि इसमें कौन कौन सी मृदा है। ग्रेनाइट मृदा, चरणोजम मृदा, चेस्टनट मृदा, लाल सोलन चौक मृदा आते हैं। इसके आगे उन्होंने कोई उपविभाग नहीं किया, यहाँ तक ही छोड़ दिया गया, आगे फिर इसमें और विभाग प्रस्तुत नहीं किया गया। यह उनका शुरुआती प्रयास लगता है। बाद में अपने वर्गीकरण को उन्होंने 1886 और 1900 में संशोधित किया। टोकुचेव द्वारा प्रस्तुत यह मृदा वर्गीकरण भूगर्भिक वर्गीकरण से स्पष्टतः भिन्न था, यानी अभी तक जो था भूगर्भिक वर्गीकरण उससे पूरी तरीके से अलग था। सर्विसेव का जो मृदा वर्गीकरण था उसकी देखते हैं, उसमें क्या इन्होंने बताया। 1951 में सर्विसेव ने निवेदन किया, प्रस्तुत किया कि प्राकृतिक मृदा का वर्गीकरण वंशानुगत और प्रकारों में किया जा सकता है जो निम्नवत है। इन्होंने बताया पहला वर्ग है जोनल मृदा या कंप्लीट मृदा। इन्होंने जो वर्गीकरण किया वो मुख्य रूप से देखते हैं कि 3 वर्ग हैं। ये एक उसका रूपरेखा है, इसका डिटेल नहीं दिया हूँ, तो डिटेल के लिए आप लोग सर्च कर सकते हैं पे, या फिर हम कभी मौका मिलेगा तो बनाएंगे। वर्ग जोनल के अंतर्गत आता है लेटराइट मृदा, उष्णकटिबंधीय और सब ट्रॉपिकल रीजन में लेटराइट मृदा मिलती है। एवोलियन और पल्वर्डेस मृदा, रिजोर्सेस मृदा, ये वाले एलुवियल, एक्चुअली एलुवियन से ये है कि हवा के जहाँ पाई जाती है, हवा के द्वारा बनने वाली मृदा, इसका ये मतलब है। मरुस्थली शुष्क स्टेपी, मरुस्थली मृदा और शुष्क स्टेपी मृदा है। उसके बाद चरनोजम मृदा, धूसर जंगली मृदा या जंगली स्टेपी रीजन की धूसर जंगली यानी भूरे रंग की लगभग। पेडजोल और सोडी मृदा ठंडा क्षेत्र से पाई जाती है। और टुंड्रा मृदा जो टुंड्रा उससे ज़्यादा ठंडे वाले क्षेत्र, यानी हम कहाँ देखते हैं कि उष्ण से शीत की ओर बढ़ते हुए इन्होंने वर्गीकरण किया है कि जैसे लेटराइट उष्णकटिबंधीय, फिर उसके बाद आता है रेगिस्तानी एरिया होता है, स्टेपी फिर आती है ना, इस तरीके से उन्होंने एलोवियल हवा के द्वारा बनने वाली, फिर मरुस्थलीय मृदा को फिर स्टेप पे आ जाता है, स्टेप के बाद चरणोजम आ जाती है, चरणोजम के बाद फिर धूसर और यानी टेम्परेचर डाउन होता है तो कोनिफरस बोरियल प्लांट मिलते हैं। पर्डजोल वहीं पर पाई जाएगी और सोडी उससे थोड़ा सा जहाँ पर काई और नीली रंग की मृदा होने लगती है, फिर टुंड्रा आ जाती है। इस तरीके से प्रथम वर्ग इनका जोनल या कंप्लीट मृदा का इन्होंने वर्गीकरण किया। फिर उसके बाद अंतर जोनल जो कि इससे नीचे के स्तर में आते हैं, यानी 2 जोन के बीच में मिल सकते हैं, या कहा जहाँ पर वर्गीकरण कंप्लीट मृदा और अकम्प्लीट मृदा मिलते हैं, इस तरीके से इसमें सोलोनेट्स, बोग या दलदली मृदा, ह्यूमस कार्बोनेट मृदा, इस तरीके का इन्होंने वर्गीकरण किया। फिर वर्ग स जो होता है, वर्ग स में जोनल मृदा और अजोनल मृदा होती है, जो अपूर्ण मृदा होती है उसकी बात इन्होंने किया है। फिर स्केलेटल माने क्या होता है, कंकाल जो भी बन रही है, जैसे मृदा संरचना होती है तो कंकाल ढांचा जहाँ बनता है उसकी मृदा कर रहे हैं। पथरीली कोर्स मृदा, कच्ची मिट्टी यानी जो उस अभी पत्थर टूट टूट के इकट्ठा हुए हैं, छोटे से बालू बनने शुरू हुए हैं। फिर एलुवियल मृदा यानी बाढ़ का मैदान, वहाँ पर भी पूरी तरह से बालू से बनी हुई और उसमें छोटे छोटे कण ही, एक स्तर नहीं मिलता है इसके, जहाँ पर प्रोफाइल नहीं मिलती है उसकी ये बात कर रहे हैं। इसके बाद ग्लिंका ने जो 1921 में प्रकाशित हुई थी, ग्लिंका की योजना मृदा वर्गीकरण के आधार पर मृदा वंशावली पर आधारित थी। मृदा का जो वर्गीकरण था इनका वंशावली पर आधारित थी। इसमें ग्लिंका ने 5 प्रकार की मृदा की विशेषता बाहरी पंक्ति में रखा था, यानी विशेषता जो वर्गीकरण था हेडिंग बनाया था इन्होंने। उसमें सबसे पहले है लेटराइट, इसमें 3 उपवर्ग हैं, यानी सभी में जैसे हेडिंग बनाया तो इसमें 3 भाग फिर आगे किए। लेटराइट में, पेडसोलिक में इसमें 8 उपवर्ग हैं, स्टेपी में इसमें 5 उपवर्ग हैं, दलदल युक्त इसमें 4 और सोलोनेट्स इसमें 3 उपवर्ग हैं। इस तरीके से इन्होंने जो 5 वर्ग हेडिंग बनाए, लेटराइट, पेडसोल, स्टेपी, दलदल और सोलोनेट्स। फिर पेडसोलिक जिसमें 8 वर्ग हैं उसके अंतर्गत इन्होंने किसके बोरोजेम यानी पहाड़ी, पेडसोलिक पीट, प्राइमरी क्रिप्टोपेडजोलिक फॉरेस्ट, प्राइमरी पेडजोलिक फॉरेस्ट मृदा, मीडो पेडजोलिक और चरणोजम जैसे मृदा, मीडो पेडजोलिक यानी देखिए चरणोजम और मीडो पेडजोलिक के बीच की मृदा है। फिर सिंदौरी पेडजोलिक मृदा जैसे अपघटित चरणोजम। तो इस तरीके से इन्होंने 8 वर्ग बनाते हैं इन्होंने पेडजोलिक के अंतर्गत। इस तरह ग्लिंका की परियोजना में क्या देखते हैं कि वर्ग के उपवर्ग 2 चीज़ें आती हैं। इस योजना के अंतर्गत उच्च श्रेणी में 5 प्रकार की मृदा वंश तथा निम्न श्रेणी में 32 उपवर्ग की मृदा व्यवस्थित की गई थी। 32 सभी का देखिए ना, 3, 4, 5, 8, 3 तो कुल मिलाकर 32वें उपवर्ग संबंधित व्यवस्थित किए जो जेनेटिक उपागम के द्वारा किया गया था। 1909 में प्रथम कृषि भूगर्भिक कांग्रेस ने, अब ये क्या 1909 में देखिए यहाँ पर कृषि भूगर्भिक कांग्रेस है, 3 प्रकार की कांग्रेस की बात हो रही है, एक मृदा वैज्ञानिक कांग्रेस है और एक भूगर्भिक मृदा कांग्रेस है। तो इस तरीके से 3 प्रकार की कांग्रेस, ये प्रथम की बात कर रहे हैं जो कृषि भूगर्भिक कांग्रेस की बात कर रहे हैं, द्वारा रूसी मृदा प्रकारों और उनके मंडल का वर्णन किया गया। तो इसमें जो वर्णन किया गया सबसे पहले 9 में किया गया, तो कृषि वाले में किया गया, जिसमें
उन्होंने मृदा रूसी प्रकारों का अध्ययन प्रस्तुत हुआ। फिर 1914 में ग्लिंका की एक पुस्तक जो जर्मनी भाषा में प्रकाशित हुई महत्वपूर्ण साबित हुई। उसी पुस्तक का प्रभाव ही ज़्यादातर हर जगह पहुंचा। फिर आगे जो इसका होता है क्रम विकास होता है, बाद में मृदा वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत होता है। इसमें पाश्चात्य जगत में धीरे धीरे जब ये सब फैल गया कि रूस में नया उपागम आया है, उसके बाद 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मृदा विकास के बारे में पाश्चात्य जगत सीखता रहा। रशिया के प्रारंभिक मृदा वैज्ञानिक वर्गीकरण द्वारा नेतृत्व जिसका किया गया। 1909 में प्रथम कृषि भूवैज्ञानिक कांग्रेस में कोसोविट्स ने मृदा निर्माण प्रक्रिया और वर्गीकरण के प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। कोसोविट्स रशियन साइंटिस्ट मृदा निर्माण की प्रक्रिया प्रोसेस की बात इन्होंने कहा और प्रमुख सिद्धांत इस पर क्या हो सकते हैं इन्होंने बताया। ग्लिंका की पुस्तक मार्बल के विचारों, मार्बल कौन से थे, अमेरिकन थे, के विचार, इनका एक वर्गीकरण जो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन एक्चुअल में उसके बारे में हम डिटेल में जानें तो हमें समझ में आता है कि वो कैसा है, तो बाद में देखेंगे। मार्बल के विचारों ने क्या किया, मृदा वर्गीकरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया अमेरिका में। सेफ मार्बुट, मार्बल होना चाहिए, मार्बुट नहीं है, मार्बुल, मार्बुट ही है, सेफ मार्बुट ने इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। किसका, ग्लिंका की पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में किया और 1927 में से प्रकाशित करवाया। मार्बुट की विचारधारा रूसी विचारों के साथ एक आकारसी हो गई, यानी पूरी तरीके से रूसी विचारधारा के द्वारा ही प्रभावित थे इनके विचार। अब वह अपने सघन यात्रा, यानी उसमें उसमें ये सर्वेयर थे, प्रमुख सर्वेयर, चीफ सर्वेयर थे अमेरिका के, तो उन्होंने सघन यात्राएं की और मृदा के विस्तृत प्रकारों का परीक्षण करने में, अब देखिए जो सिद्धांत आदमी के दिमाग में चल रहा है उसी के आधार पर वह वर्गीकरण और सारी चीज़ों को देखेगा। तो इनके दिमाग में कौन सा चल रहा था, रशियन, तो रशिया के आधार पर ही इन्होंने वर्गीकरण को प्राथमिकता देने की बात ही सोची थी, जबकि अमेरिकन में कुछ इससे भिन्न थी। तो बाद में इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट के आधार पर इन्होंने एक तरीके से भले ही वर्गीकरण किया, लेकिन इसमें पूरी मेहनत इनकी थी और धीरे उसमें पूरी तरीके से हम अमेरिकन सिस्टम को नहीं, लेकिन प्रस्तुत तो उसी के द्वारा किया गया फाइनली बाद में इनकी मृत्यु के बाद, ठीक है ना। इस तरीके से वर्गीकरण था, इन्होंने कैसे किया आगे देखते हैं। विचारधारा पर रूसी एकाकार हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप इन्होंने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान कांग्रेस वाशिंगटन, अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान कांग्रेस वाशिंगटन में पहली बार अपना मृदा वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इन वाशिंगटन में पहली बार जब अंतर्राष्ट्रीय मृदा कांग्रेस स्थापित की गई तो वहाँ पर मार्बुट ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसका अंतिम स्वरूप 1935 में सामने आया। 1935 में सामने भी आया था, 1935 में इनकी मृत्यु भी हो गई। तो इस तरीके से इन्होंने जो हमारे सामने आज मिलते हैं वो इनके द्वारा बिल्कुल वैसे नहीं है, ठीक है ना। में आया जिसमें 6 श्रेणियाँ, जिसमें इन्होंने 6 श्रेणियाँ, जिसमें सुविधा के लिए श्रेणियों का नाम अवरोही क्रम में इस प्रकार है। सबसे पहले क्रम इन्होंने बनाया, ठीक है, उसके बाद उपक्रम बनाया, फिर महान मृदा समूह बनाया, फिर परिवार और श्रृंखला और प्रकार, परिवार, श्रृंखला और प्रकार, इस तरीके से इनके उपागम 1 2 3 4 5 6 बनते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा एक वर्ग बनाया जिसे क्रम कहा गया, उसके बाद उसमें छोटा डिवीजन किया गया जिसे उपक्रम कहा गया, फिर तीसरा महान ग्रुप बनाया गया उपक्रम के अंतर, और चौथा इन्होंने बनाया कि परिवार किस प्रकार की मृदा है, चौथा इसमें श्रृंखला कैसी है, श्रृंखला उससे बड़ा हो गया, जो हम छोटा समझ रहे हैं कि ऐसा श्रृंखला उससे सब डिवीजन है, तो ऐसा नहीं है, श्रृंखला बहुत बड़ा रीजन है जिसमें फिर कितनी प्रकार की मिट्टी है यहाँ से उत्पन्न हो रही है, इस तरीके से। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, इसके बारे में इन्होंने दिया भी नहीं, आगे संशोधन में भी इसके पे कोई भी विचार नहीं व्यक्त किया गया था। इस तरीके से इन्होंने 6 वर्ग किए। इस योजना में 2 क्रम 5 उपक्रम बनाए गए थे और 13 महान मृदा समूह, परिवार, श्रृंखला और प्रकार पर कोई संकेत नहीं किया गया, यानी जो 3 तक तो बहुत अच्छे से हुआ, चौथे पाँचवें छठवें पर बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया गया था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ लिखा भी नहीं। उच्च श्रेणी का मानदंड विशेष था, श्रेणी का जो विशेष मानदंड उन्होंने बनाया था उसमें पेडाल्फर और पेडोकल में अलग किया गया, यानी जो उच्च श्रेणी थी 2 वर्ग बनाई गई थी, जिसमें उसने बनाया पेडाल्फर और पेडोकल। पेडाल्फर का मतलब होता है एल्यूमिनियम और फेरस, आयरन से युक्त मृदा, और जिसमें आयरन ये दोनों नहीं पाई जाती उसे पेडोकल कहा गया, अलग कर दिया गया। पेडाल्फर को एल्यूमिनियम और लोहे के संचय के द्वारा, पेडोकल को कार्बोनेट के द्वारा अलग किया गया था, बताया ना, उसमें एल्यूमिनियम और आयरन जहाँ पर मिल रहा है उसे पेडाल्फर कहा गया, उसके नहीं मिल रहा है वहाँ पर कार्बोनेट मिलेगा, सीधी सी बात है, तो वहाँ पर इसको पेडोकल कहा गया। पेडाल्फर के उपक्रम सिलिका एल्यूमिना के अनुपात और क्ले के भाग के आधार पर किया गया था। इनका जो उपक्रम बनाया गया, सब डिवीज़न बनाया गया, उसमें सिलिका, एल्यूमिना और क्ले का जो अनुपात है उसके आधार पर हम वर्गीकरण फिर आगे करते हैं। श्रेणियाँ, जिस जलवायु में मृदा निर्मित हुई उसके वर्षा और तापमान को दिखाते हैं, यानी जो श्रेणियाँ बनाई गई थी कि जल उस रीजन की बात कर रहे हैं श्रेणियों में कि जहाँ पर ये निर्मित हुई हैं, ठीक है, तो इतना ही इन्होंने बताया। अगर पेडोकल को किसी उपक्रम में नहीं बांटा, इन्होंने पेडोकल को फिर आगे डिवीज़न नहीं किया था। महान मृदा वर्ग के नाम से सूचीबद्ध की गई मृदाओं के नाम अधिक रूप से, यानी जो महान मृदा वर्ग के अंतर्गत इन्होंने जो वर्गीकरण किया, सूची दी गई दी मिट्टियों की, वह लगभग रूसी मृदा के ही समान थी। परिवार
की श्रेणी वैसे की वैसे ही रही। परिवार के बारे में इन्होंने जो था वो पूरा कुछ वैसा ही रहा। इसमें योजना श्रृंखला में उच्च श्रेणी में पूर्ण नहीं हुई, यानी आगे इन्होंने इस श्रृंखला और परिवार वाले ने कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, पूरा नहीं किया। फिर 1938 में इनकी मृत्यु के बाद संयुक्त राज्य कृषि विभाग USDA द्वारा, यहीं पर इन्होंने मुख्य सर्वेयर भी थे, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड सर्वेयर था इनका, तो यहीं पर थे, चीफ थे, तब इन्होंने अपना ये प्रपोजल रखा था और उसमें फिर संशोधन 1935 तक फाइनली किया था। और ये एक वर्ल्ड मैप था, मतलब पूरी तरीके से अमेरिका की मिट्टियों का एक पहली बार विस्तृत वर्गीकरण, जैसे एक समूह में इन्होंने डिवीज़न करा, वैसे वैसे इन्होंने एक मानचित्र बनाया था विभिन्न कलर को लेकर। तो वही से इन्होंने सारा कुछ संग्रह किया गया 1938 में, और उसमें संशोधन किए गए, जो गलतियाँ थी उसको सुधारा गया। 1938 में संशोधित मार्बुट का जो था 1935 में किया गया था, उसमें उसके बाद भी संशोधन किया गया था, ठीक है ना। तो 1938 का जो है पूरी तरीके से मार्बुट का नहीं है, बल्कि USDA का द्वारा मार्बुट पर किया गया संशोधन है, ठीक है। अंतिम संस्करण संशोधित रूप से प्रकाशित किया गया। इस समय यह USDA का था, USDA का ही वर्गीकरण है ये, लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका था 1935 में किए गए मार्बुट के वर्गीकरण का। इस संशोधन योजना में 6 श्रेणियाँ रखी गई, 6 श्रेणियाँ उसमें भी थी, लेकिन काफ़ी बदलाव के साथ। मार्बुट के जब था उसमें तो वैसे सिंपल रख दी गई थी, उन्होंने प्रारंभिक जो प्रयास किए थे उसके आधार पर, लेकिन इसमें काफ़ी बदलाव किया गया। अब 2 की जगह 3 क्रम प्रस्तावित हुआ, यानी इन्होंने जो क्रम का स्तर रखा, पेडोल्फर और पेडोकल रखा था, यहाँ पर 3 क्रम बना दिया गया। और ये किससे लिए गए? सेर्बिट्सेव के द्वारा लिया गया था, ठीक है। सेर्बिट्सेव के बाद जिसे कहा गया था बाद में, ये जब रखा गया था, इन्होंने इसका वर्गीकरण 3 रखा था, जोनल अजोनल नहीं रखा था, इसका नाम दूसरा रखा था, ठीक है ना, क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय करके। क्या किया गया बदलाव? अब 2 की जगह 3 प्रस्तावित हुए। सेर्बिट्सेव के बाद इनको जोनल, अंतरजोनल और अजोनल कहा गया। जोनल में 5 भागों में, यानी प्राथमिक स्तर के कंप्लीट मृदा इन्होंने बोला प्राथमिक स्तर, तो इसमें क्या किया 5 भागों में, अंतरजोनल को 3 भागों में और अजोनल को में कोई भाग नहीं किया गया था। ये इनका 1938 में जो आया था वर्गीकरण ये था। उपक्रमों को वर्णनात्मक नाम, जैसे हल्के रंग वाली शुष्क श्रेणी की मृदा, उपक्रम जो बनाई गई ये तो प्रारंभिक है, उसके बाद सब डिवीजन किए गए। होलोमार्फिक मृदा, कैल्शियमार्फिक मृदा आदि नाम दिया गया था इसमें भी, यानी कैसे वर्णनात्मक नाम अभी सूत्रीबद्ध नहीं किया गया था कुछ भी। महान मृदा समूह में 13 से 36 उपक्रम, कहीं कहीं पर 13 मिलते हैं, कहीं कहीं पर 36, यानी पूरी तरीके से जो 32 ग्लिंका में आए थे, 32 तो वो इसमें ठीक से मिलते हैं। तो रूसी मृदा के प्रकार जैसे ही किए गए थे, यानी जहाँ पर जैसे थे, कुल मिला के रूसी का अवलोकन करें क्योंकि पूरा डिटेल तो था नहीं, तो उसमें कहीं किसी ने 32 किया, किसी ने 36, तो किसी ने 13 ही रखे थे। तो 13 से 36 के बीच में इन्होंने उसमें दिया नाम दिया, तो जिसमें स्वीकृत थे जितने लोग की मिले उतने जैसे किए गए थे। परिवार समान विशेषता युक्त थे, यानी परिवार जैसे जनरल होता है ना कि इस परिवार से लोग हैं, तो लेकिन उसकी खुद की विशेषता होती है, वैसे ही यहाँ पर परिवार विशेषता समान थे। सूचीबद्ध श्रृंखला के रूप में प्रदर्शित किए हुए थे। श्रृंखला और प्रकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी जो श्रृंखला और प्रकार है उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, पहले की ही तरह रखा गया। यह भी एक कमी थी वास्तव में, अभी भी यह कमी से मुक्त नहीं था। उपक्रम और चौथी श्रेणी परिवार केवल छाया रूप में ही रहे, यानी 4, 5, 6 जो है पूरा उनका छाया रूप में रहे, कोई उपयोग नहीं हुआ। वास्तव में इस योजना में 6 के बजाय केवल 4 ही श्रेणी होनी चाहिए थी, 4 श्रेणी ही मुख्य रूप से होनी चाहिए थी, 6 की जगह 2 खत्म होनी चाहिए थी। कौन कौन सी? श्रृंखला और परिवार। मृदा विज्ञान वनस्पति पद्धति का रूस में आगे भी विकास होता रहा और उसका प्रभाव विश्व में आगे भी पड़ता रहा। उसमें अंतर्गत फिर प्रासोलोव के प्रस्ताव, प्रासोलोव फिर आगे एक अपना प्रस्ताव लाते हैं, उनका प्रस्ताव देखते हैं क्या है। प्रासोलोव द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण एक सामान्य विश्व मानचित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया था। यह भी मार्बुट की तरह सामान्य विश्व मानचित्र ही प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि विश्व मृदा मानचित्र मृदा वर्गीकरण में सहायक होगा, यानी उन्होंने जो मानचित्र पहुंचा उन्होंने कहा कि यह विश्व की मृदा वर्गीकरण में सहायक होगा। इसमें रूस दृश्य में, यानी रूस के जो एरिया था, मैप था, उसमें 35 इकाइयाँ मुख्यतः मृदा प्रकार की थी। देखिए यहाँ इन्होंने 35 मृदा प्रकार रखे हैं, जिसे 4 भागों में बांटा गया था, यानी 4 ऊपर पूरा 35 है, 35 को 4 ग्रुप बनाया गया। प्रत्येक भाग में 9 इकाई, पहले भाग में इन्होंने कहा, जो पहले भाग में इन्होंने 9 इकाई, उसके नाम का जो उदाहरण है कुछ इस तरीके से। नम जलवायु की मृदा, जो उनका नाम जो रखा है इन्होंने रखा है, उन्होंने ऐसा रखा है कि इससे पता चलता है कि ये नम जलवायु की मृदा के बारे में बता रहे हैं, जैसे पैडसोलिक मृदा, कोणधारी वन की, क्रास्नोजेम, फिर जल्टोजेम, कुपोषण नमी क्षेत्र के, और लेटराइट मृदा, इस तरीके से इन्होंने इसका नाम रखा था। दूसरे भाग में इन्होंने 8 इकाइयाँ, 9 पहले में, दूसरे में 8 इकाइयाँ, 8 प्रकार की मृदा, इसका और नाम अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों का संकेत करते हैं। ऐसा नाम रखा कि जो ये पूरा अर्ध शुष्क क्षेत्र और शुष्क क्षेत्र के रीजन में आते हैं, जैसे चरणोजम, स्टेपी, मरुभूमि की बलुई मृदा और पथरीली मृदा थी। तीसरे और जो इनका वर्ग था उसमें 7 इकाइयाँ थी, इसमें से एक मृदा में
इसमें से एक जो पूरा था वो बर्फ़ ही थी, बर्फ़ का ही नाम रखा था, उसे बर्फीली ही मृदा कहा गया। और अन्य के नाम सोलनचाक, पीटबाग मृदा, अन्यविलियल मृदा, एल्यूवियल मृदा है। तो 7 इकाइयों में उसमें से एक सिर्फ बर्फीली एरिया की थी और अन्य के जो नाम थे उनमें सोलनचाक थे, पीटबाग थे और एल्यूवियल थे, कीचड़ की इस तरीके की थी। उनके समानांतर पूर्व में प्रयोग अंतर जोनल, यानी अगर ये चीज़ें जो इन्होंने कहा दूसरे वर्ग में, तो इसके पूर्व पहले जो कहा गया था अंतर जोनल और अजोनल सर्विस्टे द्वारा किया गया था, इसका जो वर्गीकरण तीसरे भाग का है। चौथे भाग में जिसका शीर्षक पर्वतीय मृदा है, यानी चौथे भाग का नाम ही इन्होंने दे दिया थी पर्वतीय मृदा के अंतर्गत। इसमें 7 इकाइयाँ हैं जिनके नाम पर्वतीय हिमोड़ मृदा, पर्वतीय जंगली मृदा, क्रास्नोजेम, उच्च मरुस्थलीय मृदा आदि हैं। 10 वर्ष के पश्चात प्रासुलोव और वाल्डविन, ठीक है, एक फिर से लाते हैं दोबारा एक वर्गीकरण नए दृष्टिकोण से लाते हैं। अब 2 लोगों ने मिलकर किया, वाल्डविन और प्रासुलोव ने। तो उनकी योजना में अधिकतम 5 श्रेणियाँ थी। अभी तक इन्होंने पूरा तो 36 पे 4 वर्ग किया, लेकिन अभी इन्होंने श्रेणीबद्ध किया, 5 श्रेणियों में लाए। उच्च श्रेणियों के 3 विभाग, यानी इसमें 3 भाग किए, जिसमें से एक मृदा के प्रकार और 3 उप प्रकार हैं, जिसमें से एक मृदा के प्रकार हैं, एक मृदा के जो प्रकार हैं उसके 3 उप प्रकार हैं, अलग होते हैं, और अन्य वर्ग क्रम, प्रकार और उप प्रकार में अलग होते हैं। देखिए ऐसे समझिए, उच्च श्रेणी के 3 भाग हैं, 5 पूरी श्रेणियाँ हैं। उच्च श्रेणी 5 श्रेणियाँ जो हैं उन्हें ही उच्च श्रेणी कहा गया। उच्च श्रेणी के 3 विभाग होते हैं पहले में, 3 विभाग किए गए सभी में। तो पहली उच्च श्रेणी में जिसमें से पहले का ही पहला, इसके 3 उपविभाग किया गया, ठीक है। और जबकि पहले का ही अन्य जो वर्गीकरण है उन्हें आगे भी और छोटे छोटे क्रमों में अलग किया गया। इस प्रकार इस योजना में 3 विभाग, 16 वर्ग, 4 क्रम, 43 मृदा प्रकार और 18 उप मृदा प्रकार हैं। तो इस तरीके से ये एक बृहद वर्गीकरण सामने आता है। पहला विभाग, इनको उपजलीय या पानी के नीचे की मृदा कहा जाता है। यह मृदा प्रकार में बढ़ता है, यानी ये सीधे क्या जाता है, मृदा प्रकार में चला जाता है। बीच की जो श्रेणियाँ होती है उसमें वर्ग और अन्य वर्ग क्रम, इसमें नहीं बढ़ता है। इसमें से एक उप प्रकार के जोड़े बढ़ जाते हैं, यानी उप प्रकार में आ जाता है, सीधे प्रकार में जाने के बाद उप प्रकार में ये बढ़ता है। दूसरा विभाग अर्ध स्थलीय मृदा का है, यानी ये जल से चल रहे हैं, जल से चलते हुए तो क्या किया इन्होंने, और फिर आगे अर्धस्थलीय और जल मृदा का वर्गीकरण लाते हैं। भूजल या भूमिगत जल द्वारा प्रभावित होता है, भूमिगत या भूमिगत जल द्वारा प्रभावित होता है। यह 4 वर्गों में बढ़ता है। एक वर्ग उप विभाजित भी होता है जो क्रम या मृदा प्रकार में है। अन्य वर्ग सीधे मृदा प्रकार में बढ़ जाता है। इन वर्गों के उदाहरण हैं पीट, लमड़ी मृदा का प्रकार, सोलनचाक, सोलोनेट, सोलोड और 11 प्रकार की मृदा इसके अंतर्गत आती हैं। तीसरा विभाग जो बनता है, तीसरा विभाग में स्थलीय मृदा पूरी स्थलीय मृदा है। इसमें कुल 8 वर्ग हैं। एक वर्ग किसी वर्ग में नहीं बढ़ता, यानी एक जो पहला एक होता है, इनमें इसमें 8 हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस तरीके से 8वें में पहले में कोई वर्ग नहीं बढ़ता, जबकि अन्य अन्य जो होते हैं उसकी बात वाले क्रम में भी बढ़ते हैं, फिर वर्ग में भी बढ़ते हैं, पर मृदा प्रकार में भी बढ़ जाते हैं। इस तरीके से 17 प्रकार की मृदा इस वर्ग में आती है। इसके उदाहरण कुछ इस तरीके से हैं। प्रिमिटिव मृदा, रेंटचीना मृदा, स्टेपी लाल भूमि और लेटराइट, पेडजोल, ब्राउंड, रेंटिलोम। यह 2 क्रमों में कल्केरियन लोम, ब्राउन रेंडलोम, सिलिकेट मूल मृदा पर स्थित है, यानी जो रेंटिलोम है इसे 2 फिर क्रम में फिर बांट देते हैं, जिसमें कल्केरियन लोम, ब्राउन रेड लोम जो सिलिकेट की मृदा पर स्थित होती है। मृदा प्रकार के उदाहरण हैं, इसमें जो मृदा के प्रकार पाए जाते हैं वो चर्नोजम, चेस्टनट, ब्राउन अर्थ, लेटराइट, पेडजोल आदि मिलती हैं। चौथा वर्ग पर्वतीय है, जिसका उल्लेख पहले ही किया गया था, जिसमें हम बात किया गया था कि क्रास्नोजेम, उच्च मरुस्थलीय मृदा आदि है। यह वर्गीकरण अन्य सभी वर्गीकरण से इस मामले में भिन्न था कि अभी तक किसी में भी जल के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया गया था, जल या जल क्षेत्र में का उल्लेख नहीं किया गया था, यहाँ पर किया गया था। निम्न श्रेणियों के वर्ग सामान्य है, लेकिन पूरी तरीके से परवर्ती या पूर्ववर्ती अन्य वर्गीकरण के समान बिल्कुल नहीं है, केवल किसी न किसी लेवल पर नहीं है। सभी वर्गीकरण योजनाएं जो भी प्रस्तावित होती हैं वह अपने प्रस्तावक के, यानी अब यहाँ पर ध्यान देने वाले होते हैं, जितने भी प्रस्ताव आएंगे सभी के जो प्रस्ताव करने वाला होता है उसके सिद्धांत को व्यक्त करते हैं कि वो किस सिद्धांत को मानता है, इसी के आधार पर वर्गीकरण अपने सामने रखता है। और मृदा के जो गुण होते हैं वो सर्वेक्षक, यानी जो मृदा का सर्वेक्षण करता है उसके सिद्धांत पर निर्भर करता है। 2 लोगों के सिद्धांत द्वारा ये वर्गीकरण प्रभावित होते हैं। तो मृदा वर्गीकरण के संदर्भ में वर्गीकरण का विकास होता रहा। अनेक प्रकार के वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 1938 का यूएसडीए का वर्गीकरण, 1965 का गाय स्मिथ द्वारा नई यूएसडीए वर्गीकरण योजना प्रस्तुत किया गया, जिससे इसको अब तक जो यूएसडीए का जो मूल है, कॉन्सेप्ट है, जो से हम ओरिजिनली स्वीकार करना चाहिए, होना भी चाहिए वही चीज़, और वह वर्गीकरण अमेरिकन जो सिस्टम है यूएसडीए, और यह किसके द्वारा लाया गया था, कृषि वर्गीकरण योजना प्रस्तुत किया गया। यह अमेरिकी राष्ट्रीय सहकारी मृदा सर्वेक्षण
की आधिकारिक वर्गीकरण पद्धति इसे ही माना जाता है, जो स्मिथ गॉय 1965 के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उस समय इसके जो थे चीफ थे स्मिथ गॉय थे, इन्हें ही मृदा वर्गीकरण का जनक भी माना जाता है, स्मिथ गॉय को ही, ठीक है। इसे सॉइल टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है ना। 1965 को USDA 1965 सॉइल टैक्सोनॉमी विश्व संदर्भ आधार FAO विश्व संदर्भ आधार पे बना FAO के द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण को ही बाद में सारा स्वीकार करते हुए एक बाद आगे चलकर FAO बन गया, यानी विश्व वर्ल्ड बेस बनाया गया। आगे अन्य देशों के द्वारा खुद के अपने वर्गीकरण लाए गए। विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण शामिल हैं। फिर इंजीनियरिंग आवश्यकताओं को देखते हुए तकनीकी आधार पर भी मृदा वर्गीकरण किया गया, जो आगे उल्लिखित है। स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। इस तरीके से ज़रूरतों आवश्यकताओं के आधार पर समय समय पर मृदा वर्गीकरण किया जाता रहा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट हम मिलेंगे प्रमुख वर्गीकरण के स्वरूप के साथ में, जिसमें हम तकनीकी बात करेंगे, USDA की बात करेंगे, और फिर वो जो है स्वास्थ्य सुरक्षा का जो वर्गीकरण किया गया उसके आधार पर बात करेंगे। आज के लिए यहाँ तक, धन्यवाद, शुक्रिया।